हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें लेक्चर नंबर 18 होगा। 17 में मैंने बताया था वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही टॉपिक चलेगा क्योंकि लंबा टॉपिक है ये। आज का जो हेडिंग हम लेंगे, नोट्स आपको मिलेगा, इट्स स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ CFT। CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह BSc थर्ड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का है, एकदम पक्का क्वेश्चन है। जेई मेंस में, नीट में तो नहीं, जेई मेंस और BSc थर्ड ईयर। इंटर में बहुत अगर टफ बन गया तो आएगा, अदरवाइज बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन NCERT में दिया ही है। ठीक है, तो पढ़ना सबको है। तो CFT के आधार पर हमको स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स की व्याख्या करना है। पैरा होगा, डाया होगा। ठीक है, ध्यान दो। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग आपको याद होगा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग क्या होता था देखो, एक बार थोड़ा सा रफली समझा दूं मैं। दो पार्ट में टूटता था, एक EG सेट होता था, दूसरा क्या होता था, T2G सेट। ठीक है, T2G सेट में कौन कौन है, DXY, DYZ, DZX। इसमें कौन है, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। बोलो, इसमें क्या होता था, EG सेट नीचे आता था। कारण क्या है, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, कारण आपको दिखाई दे देगा क्यों ऐसा हो रहा है। T2G, ठीक है। तो EG में कौन कौन है, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। यहाँ पर DXY, DYZ और DZX। ठीक है, क्यों इसमें EG जा रहा है, क्यों इसमें T2G आ रहा है, इसमें T2G ऊपर क्यों हो रहा है, EG क्यों नीचे हो रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का वीडियो बना चुका हूँ बेटा, नोट्स भी उसमें है। तो अगर ये समझना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप खोजोगे तो थंबनेल में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसको क्या बोलते थे, बैरी सेंटर एक लाइन गुजरती थी। यह डिफरेंस क्या कराता था, डेल्टा ओ। डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, यह कहलाता था डेल्टा T। T2G के साथ कितना होता था, 0.4। यहाँ पर कितना होता था, 0.6। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, बैरी सेंटर। क्या बोलते थे, बैरी सेंटर। ठीक है, इसी से नीचे ऊपर टूटता था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.6 EG ले गया है, तो नीचे कितना आएगा, 0.6, और T2G के साथ कितना आएगा, 0.4। ठीक है, ये रफली समझा है क्योंकि इसी के आधार पर हमको एक्सप्लेन करना है। फिर क्या निकलता था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए BSc थर्ड ईयर IIT में, जेई मेंस में आता है। कैसे निकलता है, ऑक्टाहेड्रल में निकालना है। ठीक है, तो यह इस बैरी सेंटर के नीचे है तो -0.4 इंटू P, बता रहा हूँ क्या होगा, प्लस 0.6 इंटू Q, डेल्टा O प्लस RP लिख लो। ठीक है, RP लिख लो। इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे निकलेगा, अब देखो, यहाँ -0.4 Q हो तो यहाँ नीचे क्या है, -0.6 P प्लस 0.4 इंटू Q, डेल्टा T प्लस RP। ठीक है, ये सारा बताया हूँ मैं, कैलकुलेट करना सिखाया भी हूँ, लेकिन फिर मैं सिखाऊंगा। P इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G। Q इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG। R इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और P इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी है, इसका कोई रोल नहीं है, बस लिखते हैं P। ठीक है, पेयरिंग रोल लिख दिया, पेयरिंग एनर्जी है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है।
तो P नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, अभी दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, और Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG। ठीक इसी प्रकार अब P किसके लिए होगा, P यहाँ Q लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, मतलब 0.6 के साथ Q है, 0.4 के साथ P है, तो Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, बोलो EG, P क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, और R इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है। और P क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी। इतना आपका दिमाग में बैठा होना चाहिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि इसी का आज एप्लीकेशन है, इस नाते मैंने इसको 2-4 मिनट के लिए रिवाइज कर दिया। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएगा, इसका भी अगर आप चाहते हैं तो पॉज करके छाप सकते हैं। मैं मिटाने जा रहा हूँ, बढ़ा जाए आगे। अब देखो मिटा रहा हूँ, ठीक है। डार्क वाला जल्दी मिटता ही नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। अब ध्यान दो, सवाल देते हैं, 1 की 2 सवाल कराऊंगा, उसके बाद सब आप कर लोगे। Fe CN6 में 4-, ठीक है। सवाल पूछेगा कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ CFT, ठीक है, या एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ CFT, ठीक है। अब पहचानना आपको, देखो क्या यहाँ पर है, सवाल करने का तरीका सीखो, आसान बहुत ज़्यादा है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल, BSc सेकेंड ईयर का या अभी प्रीवियस वीडियो का आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद आ रही है, वो भी थ्योरी थोड़ा सा यहाँ पे उपयोग करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था, डी कंपनी, सी कंपनी, आम आदमी, ये सब बताया था, आपको याद आ रहा होगा। अभी कल ही बताया हूँ कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा, कौन वीक फील्ड लिगांड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड को हमेशा पेयरिंग कराने की आदत है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने बताया था, वह पेयरिंग कराता है। वीक फील्ड लिगांड पेयरिंग नहीं करा पाता है क्योंकि वह वीक है, ठीक है। कारण उसका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड जब भी अप्रोच करता है तो इनके बीच का स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है, ये स्प्लिटिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही पेयरिंग कर लेगा। और वीक फील्ड लिगांड क्या करता है, पेयर स्प्लिटिंग कम कराता है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर एनर्जी से कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी में। इस नाते उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। CN यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। ध्यान दो, मैं लैंग्वेज लिख दिया हूँ, कैसे लिखना नोट्स में है, पहले तरीका समझो। Fe इज इक्वल टू क्या होगा, 4s2 3d 6 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 6, CN पे -1 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2 होगा। बोलो Fe +2 मतलब 4s0 3d 6, 1 2 3 4 5 6, बढ़ा जाए, बढ़िया रहा है बढ़िया से, ठीक है। अब देखो, अब 6CN माइनस इतना ही ना है, अप्रोच टूवर्ड्स Fe2 आयन, अप्रोच टूवर्ड्स Fe2 तो फिर क्या होगा, डी जनरेट, ये तो नाम मालूम है क्या होता है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ Fe2 प्लस आयन इज स्प्लिट, टूट जाएगा, स्प्लिट इनटू 2 सेट, दैट इज EG सेट एंड T2G सेट। बोलो ऑक्टेट है ना, EG सेट T2G सेट टूटेगा, ठीक है। EG सेट और T2G सेट टूट जाएगा। टूटने के बाद आप क्या जान रहे हैं कि CN माइनस इज अ
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी वह एनर्जी होती है जो आवश्यक होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए, ठीक है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होगा तो डेल्टा ओ की वैल्यू इज ग्रेटर देन पी, और जब वीक फील्ड लिगांड होगा तो पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होगा, डेल्टा ओ का मान कम होगा, ठीक है। यह भी कॉन्सेप्ट समझना हो, समस्या इस बात का प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। Cn इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, ठीक है। आओ फिगर बनाते हैं पहले, इसके नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिगर छोटा बनेगा जहाँ कम है। यह क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलेंगे डी जनरेट डी ऑर्बिटल व्हेन मेटल इज फ्री स्टेट में पड़ा हुआ अपना डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट मतलब क्या होता है, जिस सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब 6 लिगांड इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 6 लिगांड इसकी तरफ क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिकली चारों तरफ से इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्या करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए। तो बॉन्डिंग करने के लिए जब अप्रोच करेंगे तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो थोड़ी सी बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6। इसको बोलेंगे हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्या होगा, हाइपोथेटिकल में लिखा हूं, हाइपोथेटिकली क्या होगा, इसके डीजनरेट डी और हाइपोथेटिकली एनर्जी ऑफ डीजनरेट डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस व्हेन लिगांड इज अप्रोच। अब देखो इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोलते हैं ये भी बताओ, लेकिन मैं फिर यहां समझा रहा हूं। डी जनरेट मतलब एकदम पड़ा हुआ है मस्त तरीके से, सभी ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या है, सेम है। अब लिगांड इसको सिमेट्रिकली चारों तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, तो लिगांड का इलेक्ट्रॉन है और इस मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के बीच में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन सभी इलेक्ट्रॉनों में होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन यह बात ध्यान रखना, सभी डी ऑर्बिटल का एक्सिस अलग अलग है, तो अलग अलग एक्सिस पे स्थित है ना, तो सभी एक्सिस का एक साथ नहीं बढ़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा क्या मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं। नहीं बात समझ में आ रहा है, सारा डी ऑर्बिटल अलग अलग एक्सिस पर है, अलग अलग। देखो जब इस पे अप्रोच करेगा तो जैसे रिपल्सन फील करेगा तो किसी का भी एक्स एक्सिस पे ज़्यादा होगा, कभी वाई एक्सिस पे ज़्यादा होगा। लेकिन हम इसको हाइपोथेटिकली क्यों मान रहे हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल अलग अलग एक्सिस पे और सभी एक्सिस का एक साथ नहीं बढ़ सकता है, इस नाते इसको हम क्या लिखना है, हाइपोथेटिकल। क्लियर हो रहा है। अब देखो जब हाइपोथेटिकली बढ़ जाएगा, दिखाई दे रहा है, अब यहाँ से इसको बैरी सेंटर, जहाँ पे नो स्प्लिटिंग, इसको बैरी सेंटर मानते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ईजी सेट ऊपर चला जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यह एक्सियल ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्सियल ऑर्बिटल है, ये दोनों एक्सियल है ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है, तो एक्सियल ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी फील करेगा तो वह टूट के ऊपर चला जाएगा, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होगा वो कहाँ आ जाएगा, टूट के नीचे आ जाएगा, जो क्या होगा, T2G सेट, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ओ, जो किसके बराबर होता है, 10 DQ। डेल्टा ओ इज इक्वल टू क्या होता है, 10 DQ। DQ मतलब डिफरेंशियल क्वांटा, डिफरेंशियल क्वांटा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। अब इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6। क्यों पेयरिंग में करा रहा हूं, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है तो यह गैप ज़्यादा है, यह स्प्लिटिंग ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जा नहीं पाएगा। अगर यही वीक फील्ड लिगांड होता तो स्प्लिटिंग कम होता, स्प्लिटिंग कम होता तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता, तो अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती। नहीं बात समझ में आ रहा। अब ऊपर तभी जाएगा जब नीचे पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है ना बेटा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है,
स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पास उतनी पावर ही नहीं कि वो जंप करके कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए। लेकिन अगर वही वीक फील्ड लिगांड होता तो स्प्लिटिंग कम होता, तो इनके बीच का गैप कम होता तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। चूंकि स्ट्रांग फील्ड लिगांड है, इसी नाते नीचे ही क्या कर रहा, प्रयास कर रहा है कि पहले मैं नीचे आ जाऊं, क्योंकि मैं जंप नहीं कर पाऊंगा, इस नाते पहले नीचे भरूंगा, जब नीचे भर जाऊंगा तभी कहाँ जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा। क्लियर हो रहा है? अब देखो ये हो गया। अब हमको CFC कैलकुलेट करना है। नीचे कैसे CFC कैलकुलेट करेंगे, CFSC, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या है, -0.4 इंटू P प्लस 0.6 इंटू Q प्लस RP, और डेल्टा O इज इक्वल टू मैंने क्या माना है 10dQ, यहाँ डेल्टा O देखो छूट गया, इंटू डेल्टा O प्लस RP, ठीक है। ये 0.4 है ना यार, 0.4, ये क्या है 0.6, तो -0.4 कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू वहाँ पर क्या है 0 प्लस नहीं इंटू डेल्टा O, R मतलब नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 3 3p, ये हो जाएगा -2.4 इंटू डेल्टा O प्लस 3p। डेल्टा O इज इक्वल टू 10dQ होता है, -2.4 इंटू 10dQ प्लस 3p, यह हो जाएगा -24dQ प्लस 3p, यही आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? 10dQ। अब देखो, ठीक है, अब इतना आप लिखोगे, फिर पूछेगा कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, तो आप कहेंगे, नीचे लिखेंगे दिस कॉम्प्लेक्स इज द डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पेयर्ड हो चुके हैं, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज द डायामैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आ रहा है? इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। बोलो, एक सवाल और करा दूं, एक वीक फील्ड लिगांड करा दे रहा हूं। क्लियर हो रहा है? मिटा रहा हूं, ठीक है। एक्सप्लेन द, या कहेगा कि दो कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा इनका मैग्नेटिक बिहेवियर समझाइए ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसी तरह लिखना होगा आपको। लैंग्वेज पूरा मैं नोट्स में दिया हूं, और जो सवाल कराए हो ये 15 में पूछा है, 18 में पूछा है, 16 में पूछा है। दूसरा देख लो, ये भी जो पूछा सवाल करा दे रहे हैं, और ये NCERT में ही दिया है IIT वालों के लिए, H2O का होल 6 पे 3+। अब उतना लिखूंगा नहीं, सीधे करना शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक है। Fe 4s2 3d 6, Fe पे कितना आएगा, +3 आएगा, निकाल लोगे ना, 4s0 3d 5, यही बना दे रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हुआ। अब देखिए, अब 6s2 इसकी तरफ अप्रोच करेंगे, dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। कब? जब मेटल फ्री हो, मतलब लिगांड उसकी तरफ न आया हो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब लिगांड इसकी तरफ आएगा तो इसकी एनर्जी हाइपोथेटिकली बढ़ेगी। हाइपोथेटिकल समझ ऐसे क्यों हो रहा है ना, dxy dyz dzx, बेटा सब ये सब फ्री ऑफ कास्ट है, तो प्लीज़ पढ़ो, तुम ही लोगों के लिए ये सब। 1 2 3 4 5, इसी का तुम लोग पैसा दोगे तो पढ़ोगे, जितना हो सके सीख लो। मेरा उद्देश्य है कि सब बच्चे केमिस्ट्री जान जाए। यह क्या है, हाइपोथेटिकली, ठीक है। यह बैरी सेंटर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो Eg ऊपर जाएगा और T2G कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यह Eg हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, डेल्टा O इज इक्वल टू 10dQ, डिफरेंशियल क्वांटा, पांचों इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अब पेयरिंग होगा ना, क्योंकि वीक फील्ड लिगांड है, या स्प्लिटिंग कम है, तो 4 5। समझ में आ रहा है? हो गया सवाल। यह कितना है,
0.4, यह कितना है 0.6। CFSE कैलकुलेट करो भैया, -0.4, P कितना होगा 3 प्लस 0.6 इंटू 2 RP मतलब R मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी नहीं तो 0 इंटू P लिखेंगे। यह हो गया 4 3 12, 1.2 प्लस 1.2 0 ही आएगा। बोलो क्लियर हो रहा है। अब देखो यह कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसका नेचर क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो, अब सवाल कभी कभी ऐसे पूछ देता है, कैलकुलेट द CFSE ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स, हाँ मान लो 0 आ गया, ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा तो फार्मूला सब यही है, वहां पर आपको डेल्टा O की वैल्यू दे देगा 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ डेल्टा O की वैल्यू आप रख दोगे। ठीक है, यहाँ तो 0 आ गया, मान लो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, कल के नोट्स में आप देखे होंगे सबका स्प्लिटिंग का वैल्यू में दिया था, NiNS3 का होल 4 था 93,100 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसी फार्मूले में यह डेल्टा O की वैल्यू आप रख के तब मल्टीप्लाई करोगे तो कोई सवाल चेंज है नहीं। मतलब जो फार्मूला आपको दिया जा रहा है उसमें, जैसे मान लो CFSE लिखा गया है ना, -0.4 इंटू P प्लस 0.6 इंटू Q डेल्टा O प्लस RP कहेगा कैलकुलेट करिए, फार्मूला आपको याद है, तो वहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू कुछ दे देगा, क्या प्रैक्टिकली निकाला गया है सेंटीमीटर इनवर्स, तो यही वैल्यू यहाँ पुट करके तब गुणा करना है, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, सब कुछ वही है, यह वैल्यू दे देगा आपको 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स या जो भी दे, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दोगे, चाहे डेल्टा हो चाहे टेट्राहेड्रल में हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। 4-5 सवाल मैं दे चुका हूँ नोट्स में, 2-3 सवाल सॉल्व भी किया हूँ, जितना BSc में पूछा सारा मैंने करा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसका एप्लीकेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हम लोग देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखेंगे, इसमें बहुत बढ़िया आता है, स्पिन सिलेक्शन रूल हो गया, ओरेगल डायग्राम हो गया, बड़ा मस्त ये सब चीज़ है, जो जैम के लिए तो रामबाण है, ये भी सब जैम के लिए रामबाण है, और JEE मेंस के लिए प्लीज़ ये सब सॉल्व करिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब यही एलन में जाके और कानपुर जाके बड़े बड़े तोप लोगों से पढ़ के 1.5 लाख 2 के पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सबको नोट्स मिल सके, स्पेशली फॉर BSc स्टूडेंट विच इज़ नॉट एफर्ड टू पे फीस ऑफ ट्यूशन या कोचिंग्स। ओके, थैंक यू।